बच्चा कोटा के अंदर में आता है या फिर जो भी बच्चा साइंस मैथ्स उसने लिया है, तो उस बच्चे का एक अल्टीमेट ड्रीम होता है कि वो आईआईटी कॉलेज में पढ़ाई करे और आईआईटी कॉलेज के अंदर में भी टॉप आईआईटी कॉलेजेस चाहिए होते हैं। तो आज हमारे साथ में हमारे कुछ एक्स स्टूडेंट्स हैं जो कि रेजोनेंस में ही पढ़े हुए हैं। एक आईआईटी कानपुर से पारुतोष है और एक आईआईटी खड़गपुर से हमारे सार्थक है, जो कि यहीं पे पीसीसीपी डिवीजन से पढ़ाई करे हैं और आज ये अपने ड्रीम कॉलेजेस के अंदर में। तो आज हम लोग इनसे थोड़ी सी बात करने वाले हैं, इनका जो एक्सपीरियंस था, किस तरीके से रेजोनेंस ने पीसीसीपी ने इनको हेल्प करी, साथ साथ में इनकी जो थोड़ी बहुत स्पाइसी कहानियां हैं, थोड़ी जो इंटरेस्टिंग कहानियां हैं आईआईटी की, वो हम लोग जानेंगे और आईआईटी किस तरीके से ऑपरेट करता है वो हम लोग जानेंगे। साथ साथ में हम लोग ये एज अ प्राउड इंडियन ये बात जानना चाहते हैं कि कितना जो आईआईटी है वो आईवी लीग कॉलेजेस के कंपटीशन में कैसा है। तो इस बारे में आप सब जानना चाहते होंगे, आई एम श्योर। तो आप प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम पारितोष एंड सार्थक। सो देखो यार, आईआईटी एक ऐसी चीज है, जैसा मैंने ऑलरेडी बता दिया, एक ड्रीम है, अल्टीमेट ड्रीम है जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उसका, है ना। आप वो ड्रीम ऑलरेडी जी रहे हो, लेकिन आपने किस तरीके से उसका प्रिपरेशन करा है, किस तरीके से आप वो ड्रीम को जी रहे हो, आपका पाथवे क्या था, थोड़ा प्लीज एक उसके बारे में आप बताइएगा जो स्टूडेंट्स हैं और जो लोग देख रहे हैं उनको। सो आईआईटी का प्रिपरेशन लाइक मोस्टली लोग 11th में स्टार्ट करते हैं। हमने भी 11th में लाइक सीरियसली किया था, बट टू बी ऑनेस्ट मैं बिकॉज आई जॉइंड रेजोनेंस इन 8th क्लास इन पीसीसीबी डिवीजन। सो एक तरीके से क्या होता है, जो आईआईटी में है ना, एक कॉम्पिटिटिव जो एटमॉस्फेयर होता है उसका एक ट्रेलर पहले से मिल गया था, एक फ्लेवर मिल गया था पहले से कि कैसा होने वाला है। तो उसकी थोड़ी सी लाइक एकदम है ना अलग नहीं लगता। जैसे कि कोई इंसान 10th के बाद एकदम से 11th में कोचिंग ज्वाइन कर रहा है, तो एकदम से पढ़ाई कर रहा है, तो उसको बहुत अलग एटमॉस्फेयर मिलेगा। एकदम से लाइक कॉम्पिटिटिव पढ़ाई हो रही है, सब लोग ऐसे बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, पीयर प्रेशर आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। लेकिन लाइक फॉर मी आई जॉइंड इन 8th, सो ऐसे धीरे धीरे मेरे को वो प्रेशर की तो लाइक थोड़ा थोड़ा मिलने लग गया था ऑलरेडी। वो एक कॉम्पिटिटिवनेस मुझे समझ में आने लगी थी कैसे होती है और कॉम्पिटिटिव चीज़ों के लिए कैसे पढ़ाई करनी होती है। सो उसकी थोड़ी थोड़ी आदत होने लगी थी और इसलिए मेरे को इतना ज़्यादा मुश्किल लगा नहीं 11th में। 10th से 11th का जो ट्रांजिशन होता है वो इतना हार्ड लगा नहीं, हैंस पढ़ाई थोड़ी ईजी रही, क्योंकि हमारा पहले ही थोड़ा स्टार्ट हो गया था, थोड़ा सा ज़्यादा होना पहले से स्टार्ट हो गया था पढ़ाई। एग्जैक्टली ऐसा, क्योंकि हमारा पहले से स्टार्ट हो गया था, तो हमारा माइंडसेट थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि हाँ, कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है, शेड्यूल कैसे मैनेज करना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, उसका थोड़ा एक्सपीरियंस मिल गया था। मैं 9th क्लास से रेजोनेंस में हूँ पीसीसीबी बैच में। इसमें मैंने इसमें मैंने ये सीखा कि जो हमारे सराउंडिंग्स हैं उसका हम पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। जो हमारे आसपास दोस्त हैं, अगर हमारा फ्रेंड सर्कल अच्छा होगा तो हमें को एक बूस्ट मिलेगा पढ़ाई में। उससे ऐसा हो गया था कि हमारा माइंडसेट ऐसा हो गया था कि हम 11th-12 में हम टाइम मैनेज कर पाए, पढ़ाई कर पाए उस टाइम पे, और अभी हम लोग कॉलेज में हैं। एक चीज़ मेरे को आप ये बताइएगा, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे जब वो 10th, जैसे कि आपने बताया 10 to 11 का ट्रांजिशन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ था, तो वो स्मूथ किस वजह से? एक तो कॉम्पिटिटिवनेस आपने बताया, ठीक है, दूसरा और कुछ चीज़ थी जिसने कि आपको हेल्प करी इसके अंदर में कॉम्पिटिटिवनेस को करने में? जैसे कि एक अभी मैंने कुछ टाइम पहले भी नीलेश सर के साथ में एक वीडियो था मेरा, उसके अंदर में हमने यही चीज़ बताई थी कि बच्चों का एक एडवांस बैच हमने शुरू करा, तो शायद आप भी एक एडवांस बैच में थे, है ना? कौन सा TCST एंड NCHN बैच में था, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि उसके अंदर में आपकी स्टडीज़ किस तरीके से होती थी? लाइक एडवांस बैच में होने का ऐसा था कि हमारा जो पढ़ाई होती थी वो ऑलरेडी ऐसे ही होती थी, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को एम करती थी। लाइक उस टाइम पे 9th-10th में हमारे लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थे वो थे ओलंपियाड्स वगैरह, जितने भी लाइक ओलंपियाड्स होते थे, IJSO, NTSC, NSTSC, IMO, ये सारे ओलंपियाड्स जो थे, इनके लिए ऐसे पढ़ाई होती, जैसे कि हम 11th क्लास में IIT वैसे JEE है वैसे ही। सो इससे ये फ़ायदा मिला था कि जो ट्रांजिशन स्मूथ कैसे हुआ, कि हमको समझ में आ गया कि कैसे वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का ही मेन इंपॉर्टेंस होता है, कैसे टाइम टेबल अपना संभालना होता है, कैसे लाइक स्टडी स्लॉट्स को अपने डिवाइड करना होता है, सिलेबस डिवाइड करना होता है पढ़ने के लिए। तो ऐसे वो क्यों हुआ कि हम लोग ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किए थे पहले से। तो ओलंपियाड्स वही सेम ट्रेलर दे देते हैं जेईई का, कॉम्पिटिटिवनेस का ट्रेलर मिल जाता है पहले से। जैसा ओलंपियाड्स की अभी पारितोष ने बात करी, वैसे ही मेरे साथ मैंने कुछ ओलंपियाड्स की ढंग से प्रिपरेशन करी थी, जैसे प्री RMO, NSO,
तो उससे क्या हुआ था कि मेरा मैथ्स और फिजिक्स का बेस पहले से स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो जो मेरा 9-10 में जो बेस स्ट्रॉन्ग हुआ, उससे मेरे 11-12 को एक पुश मिला कि मेरे को उसमें बेसिक्स ऑलमोस्ट पहले से आते थे मेरे को। इसके साथ-साथ ही हमने 11-12 में जो जितने भी ये पेपर्स दिए हैं, उसकी अपने को पहले से थोड़ी आदत थी, क्योंकि हमने पहले असल में जाके प्री-आरएमओ, आरएमओ ये सारे ओलंपियाड्स दे रखे थे। तो हमें पेपर के बीच में टाइम मैनेज करने का थोड़ा-सा आइडिया लग गया था कि हमें कैसे मैनेज करना है। हाँ, हालाँकि वो 11-12 के टाइम और अच्छे से इम्प्रूव हुआ, पर क्योंकि वो पहले से हमको आता था, तो हमें 11 की स्टार्टिंग में हमारा बहुत बूस्ट स्टार्ट हुआ था ऐसे। और हमारा जैसे 10-10 खत्म हुई, हमने कुछ टाइम ऐसे मज़े करे। उसके बाद जैसे 11 स्टार्ट हुई, तो स्टार्टिंग में जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स थे, ऐसा लगा रहा वो पहले से पढ़े हुए हैं। जिसकी वजह से हमारे स्टार्टिंग में हमें लगा कि हाँ चलो वही चल रहा है ये। तो हमें जो ट्रांजिशन हुआ, वो ट्रांजिशन लगा ही नहीं, जो 10th-11 का ट्रांजिशन होता है वहाँ पे। ओके, सो नाउ हम लोग बात करते हैं कि हर एक, देखो एक कहावत है, एवरी वॉरियर हैज हिज ओन स्टोरी, ठीक है। तो आपकी जैसे कि क्या स्ट्रैटेजी थी, आपकी क्या स्टोरी थी कि आप जो ये ड्रीम, आज बहुत सारा आपका एक ड्रीम ही था एक तरह से आईटी ना, तो आप वो ड्रीम को आज जी रहे हो अपना, कि आपकी स्टडी स्ट्रैटेजी आपने किस तरह से बनाई, किस तरीके से आप पढ़ाई करते थे, टाइम टेबल क्या था, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए आप। सो स्टडी स्ट्रेटेजी मेरा मोस्टली ये था कि लेट्स स्टार्ट विद टाइम टेबल। सो मैं क्योंकि मेरी क्लासेस इवनिंग में होती थी 3 to 8, एंड उस टाइम पे पैंडेमिक था, तो ऑनलाइन क्लासेस होती थी। सो आई यूज्ड टू वेक अप एट 11 AM, एंड 11 AM से उठ करके डायरेक्टली 1-2 घंटे का स्लॉट होता था 11 to 1 का, उठते से ही डायरेक्टली कुछ एकदम मॉर्निंग डोज की तरह। फिर 1 बजे भी हम लोग लंच करने के बाद 1.5 आवर्स और 2 आवर्स का एक और स्लॉट, एंड देन क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी। क्लासेस में मेजर पार्ट ये होता है कि क्लासेस में ध्यान देना होता है। अगर क्लासेस में सही से ध्यान दे लेंगे, जो सर पढ़ा रहे हैं और जो सर होमवर्क दे रहे हैं वो सही से कर लेंगे, तो बहुत सारा प्रॉब्लम वैसे आएगी ही नहीं, अगर क्लास में सारा अच्छे से कर लेंगे तो। फिर क्लासेस 8 बजे ख़त्म होती थी, देन वी डू डिनर होता था, एंड उसके बाद रात में 10 बजे से रात के 3 बजे तक एक 5 आवर स्लॉट होता था, जिसमें पहले 2 आवर्स की स्टडी, फिर 1 घंटा फ्री, फिर 2 आवर्स की स्टडी। सो ऐसे करते मेरा कुछ एक दिन का 6 to 8 आवर्स की सेल्फ स्टडी होती थी। क्लासेस 5 आवर्स का था, सेल्फ स्टडी 6 to 8 आवर्स की थी। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज व्हाइल स्टडीइंग, मैं पहले थ्योरी पढ़ता था जो सर ने पढ़ाई है, नोट्स, एंड अगर वो चीज़ें फिर भी मुश्किल लग रही है, देन आई वुड गो टू शीट्स में जो थ्योरी है वो भी एक्चुअली काफ़ी सही से लिखा, बहुत अच्छे से डिजाइंड है, उनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो उसमें जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं स्पेशली, उससे एक पता चल जाता है कि क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे है। एंड देन आई वेंट टू एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एंड देन एक्सरसाइज 3। एंड आई कुड से वन थिंग कि अगर शीट्स को अच्छे से कर लिया है, शीट्स एंड डीपीपीज को भी ऐसे टाइम लगा के रोज 2 डीपी कर ली, किसी जो दी जा रही है सर होमवर्क में, वही ऑब्वियसली तो एक मिनी टेस्ट की तरह हो जाता था वो डीपीपीज करने से। और शीट्स में जो क्वेश्चंस थे वो सारी बुक्स से ऐसे डिज़ाइन थी परफेक्टली कि अगर उनको अच्छे से कर लिया तो मोस्टली वो चैप्टर स्ट्रांग हो ही जाता था अच्छे से। मेरा यही रहता था उसमें। टाइम टेबल में ऐसा था मेरा, 11 की स्टार्टिंग में मेरी इवनिंग बैच पे क्लास लगती थी। तो ऐसा होता था कि मैं स्टार्टिंग में तो कम पढ़ता था, स्टार्टिंग में 2 घंटे दिए, फिर थोड़ा बढ़ा के 3 घंटे, ऐसे करके लास्ट एंड तक मैं 6-7 घंटे रोज़ पढ़ रहा होता था। और उसमें स्लॉट डिवीज़न ऐसा था कि मेरा सुबह उठता था, क्लास होती थी 12th क्लास में, क्लास होती थी, क्लास के जस्ट बाद थोड़ा सा ब्रेक लिया, एंड उसके बाद जो क्लास में होमवर्क मिला है वो मैं रोज़ करता था। अब होमवर्क का ऐसा है कि होमवर्क रोज़ करना चाहिए, क्योंकि होमवर्क करने से अपना कोई बैकलॉग नहीं रहता। कि जो हमने अगर क्लास पे ध्यान दे लिया, होमवर्क कर लिया, तो इसमें अपना ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है। अब होमवर्क जिसने कर लिया उसे रिवीजन करना होता है। अब उसके बाद होमवर्क के बाद ऑब्वियसली सब रिवाइज करते हैं। इन केस कभी होमवर्क में डीपीपी अपने को कम मिलती है तो मैं एक एक्स्ट्रा कर लेता 12th क्लास में। मैंने ऐसा किया था कि मैंने 11 की कुछ डीपीपी छोड़ ली थी, उस टाइम मेरा बैकलॉग बन गया था। 12th में मैंने ऐसा किया था कि रोज़ 2 डीपीपी कर रहा था मैं, एंड विद इन 1 मंथ मेरी मैथ्स इतनी अच्छी हो गई थी, क्योंकि मैं टाइमर लगा के हर दिन 2 डीपीपी करने लग गया था, कि उससे मेरा बहुत फ़ायदा हुआ। एंड क्लास नोट्स हमारे टीचर ने बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के तीनों के। एंड जो सब्जेक्ट मेरे को ऐसा लग रहा था कि हाँ ये सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, यहाँ पे इसमें मज़ा आ रहा है, तो मैं जनरली उसे ज़्यादा टाइम दे दिया करता था, क्योंकि
अब कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग बन रही है तो उसे और स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए। उसमें अपने को ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो वीक है उसे भी स्ट्रॉन्ग करे, थोड़ा-सा वहाँ पे सेल्फिशनेस आ जाती है। देखो एक कहावत है, एवरी वॉरियर हैज़ हिज ओन स्टोरी, ठीक है? तो आपकी जैसे कि क्या स्ट्रैटेजी थी, आपकी क्या स्टोरी थी कि आप जो ये ड्रीम आज बहुत सारा आपका एक ड्रीम ही था एक तरह से आईटी ना, तो आप वो ड्रीम को आज जी रहे हो अपना, कि आपकी स्टडी स्ट्रैटेजी आपने किस तरह से बनाई, किस तरीके से आप पढ़ाई करते थे, टाइम टेबल क्या था? तो थोड़ा-सा उसके बारे में बताइए आप। सो स्टडी स्ट्रेटेजी मेरा मोस्टली ये था कि लेट्स स्टार्ट विद टाइम टेबल। सो मैं क्योंकि मेरी क्लासेस इवनिंग में होती थी 3 to 8 एंड उस टाइम पे पैंडेमिक था तो ऑनलाइन क्लासेस होती थी। सो आई यूज्ड टू वेक अप एट 11 AM एंड 11 AM से उठ करके डायरेक्टली 1-2 घंटे का स्लॉट होता था 11 to 1 का, उठते से ही डायरेक्टली कुछ एकदम मॉर्निंग डोज की तरह। फिर 1 बजे भी हम लोग लंच करने के बाद 1.5 आवर्स और 2 आवर्स का एक और स्लॉट एंड देन क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी। क्लासेस में मेजर पार्ट ये होता है कि क्लासेस में ध्यान देना होता है। अगर क्लासेस में सही से ध्यान दे लेंगे, जो सर पढ़ा रहे हैं और जो सर होमवर्क दे रहे हैं वो सही से कर लेंगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम वैसे आएगी ही नहीं, अगर क्लास में सारा अच्छे से कर लेंगे तो। फिर क्लासेस 8 बजे ख़त्म होती थी, देन वी डू डिनर होता था एंड उसके बाद रात में 10 बजे से रात के 3 बजे तक एक 5 आवर स्लॉट होता था, जिसमें पहले 2 आवर्स की स्टडी, फिर 1 घंटा फ्री, फिर 2 आवर्स की स्टडी। सो ऐसे करते मेरा कुछ एक दिन का 6 to 8 आवर्स की सेल्फ स्टडी होती थी। क्लासेस 5 आवर्स का था, सेल्फ स्टडी 6 to 8 आवर्स की थी। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज व्हाइल स्टडीइंग, मैं पहले थ्योरी पढ़ता था जो सर ने पढ़ाई है, नोट्स, एंड अगर वो चीज़ें फिर भी मुश्किल लग रही है देन आई वुड गो टू शीट्स में जो थ्योरी है वो भी एक्चुअली काफ़ी सही से लिखा, बहुत अच्छे से डिज़ाइंड है, वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो उसमें जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं स्पेशली, उससे एक पता चल जाता है कि क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे है। एंड देन आई वेंट टू एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 एंड देन एक्सरसाइज 3। एंड आई कुड से वन थिंग कि अगर शीट्स को अच्छे से कर लिया है, शीट्स एंड डीपीपीज को भी ऐसे टाइम लगा के रोज़ 2 डीपी कर ली, किसी जो दी जा रही है सर होमवर्क में, वही ऑब्वियसली तो एक मिनी टेस्ट की तरह हो जाता था वो डीपीपीज करने से। और शीट्स में जो क्वेश्चंस थे वो सारी बुक्स ऐसे डिज़ाइन थी परफेक्टली कि अगर उनको अच्छे से कर लिया तो मोस्टली वो चैप्टर स्ट्रांग हो ही जाता था अच्छे से। मेरा यही रहता था उसमें। टाइम टेबल में ऐसा था मेरा, 11 की स्टार्टिंग में मेरी इवनिंग बैच पे क्लास लगती थी। तो ऐसा होता था कि मैं स्टार्टिंग में तो कम पढ़ता था, स्टार्टिंग में 2 घंटे दिए, फिर थोड़ा बढ़ा के 3 घंटे, ऐसे करके लास्ट एंड तक में 6-7 घंटे रोज़ पढ़ रहा होता था। और उसमें स्लॉट डिवीज़न ऐसा था कि मेरा सुबह उठता था, क्लास होती थी 12th क्लास में, क्लास होती थी, क्लास के जस्ट बाद थोड़ा सा ब्रेक लिया एंड उसके बाद जो क्लास में होमवर्क मिला है वो मैं रोज़ करता था। अब होमवर्क का ऐसा है कि होमवर्क रोज़ करना चाहिए, क्योंकि होमवर्क करने से अपना कोई बैकलॉग नहीं रहता, कि जो हमने अगर क्लास पे ध्यान दे लिया, होमवर्क कर लिया, तो इसमें अपना ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है। अब होमवर्क जिसने कर लिया उसे रिवीजन करना होता है। अब उसके बाद होमवर्क के बाद ऑब्वियसली सब रिवाइज करते हैं। इन केस कभी होमवर्क में डीपीपी अपने को कम मिलती है तो मैं एक एक्स्ट्रा कर लेता 12th क्लास में। मैंने ऐसा किया था कि मैंने 11 की कुछ डीपीपी छोड़ ली थी, उस टाइम मेरा बैकलॉग बन गया था। 12th में मैंने ऐसा किया था कि रोज़ 2-2 डीपीपी कर रहा था मैं, एंड विद इन 1 मंथ मेरी मैथ्स इतनी अच्छी हो गई थी क्योंकि मैं टाइमर लगा के हर दिन 2 डीपीपी करने लग गया था कि उससे मेरा बहुत बहुत फ़ायदा हुआ। एंड क्लास नोट्स हमारे टीचर्स ने बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के तीनों के। एंड जो सब्जेक्ट मेरे को ऐसा लग रहा था कि हाँ यस ये सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, यहाँ पे इसमें मज़ा आ रहा है, तो मैं जनरली उसे ज़्यादा टाइम दे दिया करता था। क्योंकि अब कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग बन रही तो उसे और स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए। उसमें अपने को ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो वीक है उसे भी स्ट्रॉन्ग करे, थोड़ा सा वहाँ पे सेल्फिशनेस आ जाती है। अभी ये तो आपने अपनी जो प्री आईआईटी जर्नी थी वो बताई, थोड़ा सा अब आईआईटी के बारे में बताओ, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि आईआईटी कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हैं, और आईआईटी खड़गपुर तो जैसे बहुत ही ज़्यादा एडवांस कॉलेज बताया जाता है। तो थोड़ा सा अपनी पहले तो आईआईटी के बारे में बताओ, जब आप पहली बार आईआईटी में गए थे तो क्या फील था उसका, वो बताओ ज़रा। आईआईटी में ऐसा है कि सडनली एकदम एक नए एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, एक अलग ही ग्रुप में आ जाते हैं। एकदम से बहुत सारे बच्चे आए हैं जो कि सब अलग अलग पूरे इंडिया से, पूरे इंडिया के कॉर्नर हर जगह से आए हैं। सबका एक अलग ही स्किल सेट है, सब एकदम यूनिक है अपने में, क्योंकि वहाँ पे एकदम क्रीम लेयर आती है एज वी सेड। सो वहाँ पे जाके एक पढ़ाई का काफ़ी चेंज आता है। अभी तक तो नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ी पढ़ाई जो कर रहे होते हैं जैसे जेई में कर रहे थे, वैसे हर पढ़ी में कर रहे होते हैं, कभी भी कुछ भी पढ़ रहे हैं। इतना ज़्यादा केओटिक था, एग्जैक्टली बहुत केओटिक पढ़ाई थी। जबकि वहाँ पे जाके थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, जैसे स्कूल में होता था ना,
एक सेमेस्टर इसमें बस पढ़ाया, एग्ज़ाम हुआ, मतलब मिड एग्ज़ाम्स हुए, एंड एग्ज़ाम्स हुए, ख़त्म, ऐसा है। लेकिन IIT में ये रहता है कि क्लास में IIT का भी वही है, अगर तुमने क्लास में ध्यान दे लिया सही से हो जाएगा। और मोस्टली वहाँ पे लोग ये नहीं करते हैं, IIT में क्लास में ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। लाइक एज आई सी, हम क्लास में जाते हैं, आगे वाली जो होती है वो पढ़ रही होती है, उसके पीछे बातें कर रही होती है, उसके पीछे सो रही होती है, और सबसे पीछे उसके पीछे गेम खेल रही होती है, लैपटॉप पे गेम खेल रहे होते हैं लिटरली प्रोफेसर के सामने। सो इट्स लाइक IIT में हम लोग ऐसे पढ़ रहे होते हैं कि एग्जाम आ गया, एग्जाम के 2-3 दिन पहले हम लोग रात भर उठ रहे हैं, ऑल नाइटर्स मार रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। सो IIT में मोस्टली पढ़ाई ऐसी हो रही होती है, क्योंकि सब कुछ खुद पढ़ना हो रहा है, क्योंकि क्लास में ध्यान दिया नहीं, अब खुद पढ़ना पड़ेगा पूरा। और IIT में क्या बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल मैथ्स वगैरह, थ्योरेटिकल चीज़ें आने लग जाती है, प्योर साइंस एंड प्योर मैथमेटिक्स, तो वो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होती हैं वहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेडिंग होती है वो रिलेटिव होती है। सो उससे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, अगर तुम्हारा स्कोर कम भी है, एवरेज भी कम है, तो तुम्हारा ग्रेड अच्छा ही लगेगा। सो उसके अलावा IIT में एक और चीज़ सबसे ज़्यादा होती है, मस्ती बहुत ज़्यादा होती है। हॉस्टल लाइफ जो होती है वहाँ की, अपने हॉस्टल में अपने ऐसे लोगों के साथ रह रहे होते हो, पूरे लाइक 24 घंटों के साथ बिता रहे होते हो, तो एक अलग एक सेकंड फैमिली बन जाती है वहाँ पे, एक सेकंड होम बन जाता है। उनके साथ बहुत ही लाइक अच्छे मोमेंट्स आ जाते हैं। फिर जब मैं कॉलेज गया था पहले दिन, तो गेट से एंट्री, IIT खड़गपुर का गेट वन ऑफ द बेस्ट गेट है सारे IITs में। गेट से एंट्री के टाइम मेरे को गूज़बम्स आ गए थे। और फिर उसके बाद जब मैं अपने हॉल गया था, मेरा ट्रिपल एम हुआ था वहाँ पे हॉल में अपने रूममेट से मिला, अपने विंगमेट से मिला, और आसपास के रूम के लोगों से मिला। तो वहाँ पे कुछ टाइम उनसे ऐसी बॉन्डिंग बन गई जो अब लॉन्ग लास्टिंग है। मतलब विद इन 1 मंथ वो मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त बन गए। एंड ऐसा सबके साथ होता है, जितना सबके ग्रुप्स बन जाते हैं कॉलेज में जाते हैं स्टार्टिंग। एकेडमिक्स का कॉलेज में ऐसा रहता है कि हमारी सुबह के 8 से जनरली शाम के 5 बजे तक क्लास होती है, बीच में ब्रेक्स होते हैं बहुत सारे। अब उसमें जनरली कुछ बच्चे सुबह की क्लास नहीं जाते, कुछ जाते हैं। अब क्लासेस में ऐसा होता है कि जिसने जो क्लास में जा रहा है, अगर वो क्लास में पढ़ ले तो उससे लाइक क्लास में सुनने से ही अपने को बहुत नॉलेज मिल जाती है, इतनी नॉलेज मिल जाती है कि अपन अच्छे से ग्रेड ला सकते हैं IIT में। और IITs में क्या होता है कि अगर हम ये एग्ज़ाम से 2 हफ्ते पहले ढंग से पढ़ने लग जाए, तो हम लाइक हमारी CG जो होती है वो वन ऑफ द बेस्ट CGs में आ जाती है, क्योंकि विद इन 2 हफ्ते पहले बहुत कम लोग पढ़ रहे होते हैं। एक बार CG के बारे में बताना, CG क्या होता है? CG वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे ग्रेड होती है, यहाँ पे आउट ऑफ 100% कोई मार्क्स आ रहे होते हैं, किसी की 40-50% मार्क्स आ रहे होते हैं। वहाँ पे आउट ऑफ 10 अपने कोई ग्रेड होती है CG, जिसके बेसिस पे अपने को लास्ट में कंपनीज आती है, हमारे बेसिस में कट ऑफ रखती है कंपनीज की, 9 CG से ऊपर के बच्चों को लेंगी, 7.5 से ऊपर के बच्चों को लेंगी। अब ऐसा CG का सिस्टम ये होता है कि जितने सब्जेक्ट होते हैं, मान लो एक सेम में 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें से कुछ सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा होता है CG में, उनका क्रेडिट ज़्यादा होता है। ऐसे ही जो जिनका क्रेडिट ज़्यादा होता है उन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लास्ट में उन पे अच्छे मार्क्स आने चाहिए। ये होता है CG के concept। तो इट्स बेसिकली मतलब एक परसेंटेज टाइप सिस्टम होता है, या फिर आपको ग्रेडिंग सिस्टम है वहाँ पे CG। तो देखो यार, जब कभी भी हम लोग इंजीनियरिंग की कॉलेजेस की बात करते हैं ना, तो एक मूवी सबके दिमाग में आती है, 3 इडियट्स, ठीक है। और 3 इडियट्स का एक सीन बड़ा स्पेसिफिक है, फर्स्ट नाइट ऑफ हॉस्टल रैगिंग वाली। तो तुम्हारे साथ कुछ हुआ था क्या, ऐसा बताओ। तो वहाँ पे फर्स्ट नाइट क्या थी? फर्स्ट नाइट शुरुआत पे तो लाइक पेरेंट्स साथ में होते हैं, तो सबसे पहले सीनियर्स आते हैं और पेरेंट्स को निकालते हैं रूम से 8 बजे के बाद, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस के लिए सबको बोला जाता है कि अब बच्चे सोएंगे वगैरह, इसलिए सारे पेरेंट्स को बोला जाता है कि चले जाइए। लेकिन जब सारे पेरेंट्स चले जाते हैं ना, फिर सीनियर्स आते हैं रात में, हमारे डिनर करने के बाद फिर सब रात में आते हैं। फिर हमारी एक तो लाइक अब तो क्या रैगिंग काफ़ी कम हो गई है ड्यू टू एंटी रैगिंग पॉलिसीज, बट स्टिल एक चीज़ होती है, हाँ हेल्दी होती है वैसे, मोस्टली फिजिकल चीज़ें नहीं होती, लड़ाई वड़ाई नहीं होती है, नॉर्मल रैगिंग होती है। लाइक हमसे लाइक गाने करवा लेते हैं, डांस करवा लेते हैं, कुछ एक्ट करवा लेते हैं। वो एक्ट हमको ये दिया जाता है कि जैसे कि एक बार हमने खुद करवाया था कि, अच्छा तुमने करवाया था? हमने करवाया था अभी सेकंड ईयर में ही। 3 बच्चों को बोला था, उनमें से एक को बोला था कि यू आर इंसिडेंट रे, यू आर प्लेन मिरर एंड यू आर रिफ्लेक्टेड रे। अब तुमको ऐसे रिफ्लेक्शन का रूल समझाना है खुद एक्ट करके, ऐसी चीज़ें। एक इंसान नॉर्मल बना था उसमें। तो मतलब वहाँ पर भी तुमने पढ़ाई नहीं छोड़ी,
वहाँ पर भी यही चल आई मीन इंजीनियर्स आईटीएम्स तो हमारा रैगिंग भी ऐसी ही होती है। फिर इसके अलावा काफ़ी जैसे जो फेमस मीम सॉन्ग्स हैं उन पे डांस हो जाता है, मीम स्टेप्स जो आजकल चल रहे होते हैं ट्रेंडिंग, वो सब करने के लिए बोल दिया जाता है। मोस्टली एक फेमस चीज़ चल रही होती है खुलवाना, विच इज़ लाइक एक सांस में हिंदी में पूरा इंट्रोडक्शन देना होता है अपना वहाँ पे। ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है, लाइक कोई भी सीनियर आके बोलता है सबसे पहले कि खोल, तो उसका मतलब ये है कि तुमको एक हिंदी में एक कंटिन्यूस एक इंट्रोडक्शन देना होता है अपने बारे में। उसमें हर एक वर्ड हिंदी में यूज़ करना होता है। फॉर एग्जाम्पल उसमें अगर तुमको बताना है कि मेरी हॉबी टेबल टेनिस है, उसमें हम बोलोगे कि लाइक मेरी मुख्य अभिरुचियाँ लकड़ी के फलक क्षेत्र पर 1.5 आकार तक लेट आकार तक है। ऐसे बहुत फनी वर्ड्स बन जाते हैं वहाँ पे। हर ब्रांच के वहाँ पे फनी वर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल CS ब्रांच को डब्बा बुलाते हैं वहाँ पे, इलेक्ट्रिकल ब्रांच को बत्ती बुलाते हैं। CS ब्रांच ये कैमरा के पीछे CS ब्रांच ऐसे लाइक जैसे सबके एक बहुत एक ना लिंगो हो जाता है वहाँ पे, एक लिंगो रहता है आईटी में, वही लिंगो की आदत पड़ जाती है वहाँ पे हर चीज़ में बोलने की। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना आईटी क्या बताऊँ तो वहाँ पे मोस्ट कॉमन लिंगो है चिल है। हमको कुछ भी टेंशन आ रही है, टेंशन को हम लोग बीटी बोलते हैं वहाँ पे। हमको कोई भी बीटी आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, हमको पता है हम फेस कर लेंगे, हमारा एक ही वो रहता है उसमें रिस्पॉन्स, चिल है, देखा जाएगा, सब हो जाएगा। IIT में हमारे ऐसे रैगिंग लाइक बिल्कुल ही बंद थी उस टाइम पे। हमारी रैगिंग जो हल्की फुल्की हुई है सेकंड ईयर में हुई है। सेकंड ईयर में रैगिंग के नाम पे हमसे लाइक ऐसे वो सामने रहते थे, कुछ कह रहे होते थे, कुछ हरकतें कर रहे होते थे सीनियर्स, और हमारा ये होता था कि हमें हंसना नहीं है। अगर हम हंस दिए तो हमसे लाइक हम पे थोड़े से लाइक चिल्लाते थे वो। इतना ही हुआ रैगिंग के नाम पे। हमारे ज़रा एंटी रैगिंग पॉलिसीज के कारण रैगिंग नहीं हुई है। नेक्स्ट बैच की शायद हम लेंगे। तो ये सही है कि हमारी तो नहीं, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे हमको। हाँ, क्योंकि कल्चर ऐसा रैगिंग का, रैगिंग नहीं हुआ एक्चुअली। लाइक एक टाइप में रैगिंग के थ्रू जाने पे अपने को थोड़ा सा एक पता चल जाता है कॉलेज के बारे में, क्योंकि रैगिंग में वो ये भी पूछ रहे थे कॉलेज में, अगर मान लो तुम इस हॉल में हो तो इस हॉल में जाने का सबसे छोटा रास्ता क्या होगा। ऐसे जनरली बेसिक चीज़ें जो कॉलेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि IIT खड़गपुर बहुत ओल्ड IITs है, तो वहाँ पे पहले क्या होता था, वहाँ पे म्यूजियम कहाँ पे, म्यूजियम के अंदर कौन गया है, क्यों नहीं गया अभी तक, हम सेकंड ईयर में आ गए पर तुम म्यूजियम में नहीं गए। तो ऐसे ही जनरल कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेटिव चीज़ें अपने को रैगिंग या फिर रैगिंग तो नहीं, मतलब किसी ऐसे प्रोग्राम के थ्रू पता चलती थी, तो वो इम्पोर्टेंट था। लाइक एक कैंपस लाइफ को कैंपस को पूरा जानने के लिए इम्पोर्टेंट होती है रैगिंग। तो एक चीज क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो IIT की रैगिंग होती है, तो सीनियर्स का वो रैगिंग करना काइंड ऑफ एक बड़े भाई के जैसा जो लाड होता है ना, कि टफ लव होता है, एक बड़ा भाई छोटे भाई को सख्ती से प्यार करता है, वैसा ही होता है। हाँ, मैं बिल्कुल ऐसे बोलूँगा, क्योंकि लाइक वो रैगिंग क्या बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो उससे वो इंसान आम जाके खुल जाता है, उसको ऐसे एक्ट करना, ऐसे पता लाइक इतना वो दबे रहते हैं, शाय से रहते हैं इतने सारे बड़े से एटमॉस्फेयर में, तो वो इंसान वहाँ पे जाके रैगिंग के थ्रू खुल जाता है। और फिर वही सीनियर जो रैगिंग ले रहे होते हैं बाद में ट्रीट भी वही देते हैं। सो या ये सही बात है एकदम कि सीनियर्स होते हैं एकदम बड़े भाई की तरह रैगिंग ले रहे होते हैं। एक मेरा खुद का पर्सनल इंसिडेंट था कि जब मेरे सीनियर, हम कैफे में गए थे ना, तो करने के बाद में अब मैंने बस ये है कि मैंने रैगिंग लेने नहीं दी, मार्शल आर्टिस्ट है ना, तो मैंने रैगिंग लेने नहीं दी। तो लास्ट में एक बार क्या होता है कि कैंटीन लेके गए हमको, तो मैं पैसे दे रहा था, सर तो जूनियर है ना, तो जूनियर बन के ही रहे। तो और फिर बाद में फिर हमारा भी ये था कि हमने भी जब हमारे जूनियर्स उनको कभी कैंटीन ले गया तो जूनियर है, जूनियर बन के रहे। तो ऐसा बड़े भाई के जैसा ही होता है, बड़ा भाई भी ऐसा ही होता है। तो एक वो है। थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं। देखो, कभी भी जैसे अगर कोई स्टूडेंट होता है ना, तो वो कंपैरिजन करना, देखो अब इंडियन है तो अपने तो मोल भाव वगैरह तो होता ही है, तो कंपेयर करते हैं IITs वर्सेस आईवी लीग कॉलेजेस। ठीक है, तो मेरे को थोड़ा सा इस बारे में बताओ कि जो अपने IIT कॉलेजेस हैं वो सुपीरियर हैं, इक्वल हैं, या फिर कैचअप कर रहे हैं। थोड़ा सा ये बताओ मेरे को इसके बारे में। आई वुड से इसमें लाइक अलग अलग उसमें जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल रिसर्च की मैं बात करें अगर, सो रिसर्च में अभी IITs कैचअप कर रही हैं काफ़ी। लाइक आजकल रिसर्च काफ़ी अच्छी हो रही है, बिकॉज अभी नए वो बन रहे हैं लैब्स, सारे IITs में काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काफ़ी नए लैब्स एंड मेथड्स आ रहे हैं। सो रिसर्च काफ़ी बढ़ रही है और आई एम श्योर कि ये काफ़ी जल्दी कैचअप हो जाएगा आईवी लीग से। सेकेंड, एक दूसरा देखा जाए तो लाइक कैंपस वाइज तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छे हैं IITs, उसमें तो मैं बोलूँगा कुछ कैचअप करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सही है। वी डू हैव ग्रेट लैब्स एंड ग्रेट प्रोफेसर्स। अदर देन दैट आई वुड से कि माइंडसेट एक थोड़ा
अलग है। जैसे आईवी लीग्स में मोस्टली सबका ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो माइंडसेट है बच्चों का वो मोस्टली ऐसा इनोवेटिव, वो रिसर्च बेस्ड है, वो लोग करना चाह रहे हैं। जबकि अभी आईआईटीज़ में ऐसा चल रहा है, काफ़ी लोग बस रैट रेस में लगे हुए हैं कि उनको बस कोई जॉब मिल जाए, प्लेसमेंट मिल जाए, इंटर्नशिप मिल जाए, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो कुछ नया सीखने आए हैं। जैसा 3 इडियट्स में बताया है जो रैंचो का कैरेक्टर था, कि सब लोग बस लगे पड़े हैं रेस में। सो आईआईटीज़ में आई वुड से कि ये एक चीज़ है कि सब लोग लिटरली रेस में लगे पड़े हैं। सबको ऐसा एक्साइटमेंट फील होना चाहिए कि वो लोग आईआईटी में इनोवेट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। वैसा थोड़ा है लोगों में, ऐसे लोग हैं, पर थोड़ा कम हो गया है। और जो ऐसे लोग हैं आईआईटीज़ में जिनका लाइक ऐसे पहले से ही है कि हाँ मेरे को रिसर्च में जाना है, ये करना है, वो करना है, वो लोग थोड़े से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बाकी चीज़ों से कि हाँ कि अपने को जॉब भी शायद ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पैसे का एक फैक्टर होता है बहुत बड़ा। एंड इन द सेंस इन लॉन्ग रन क्या होता है कि जिसको रिसर्च में जाने का इंटरेस्ट है स्टार्टिंग से, वो एंड अप करके रिसर्च में जनरली चला जाता है ऐसा। और वैसे अगर रिसर्च में जाने के आईआईटीज़ के थ्रू देखें तो आईआईटी कैचअप कर रही है अभी, क्योंकि आईआईटीज़ में जैसे धीरे धीरे बहुत ऐसे लैब्स जैसे अभी बहुत ज़्यादा लैब्स बन रही हैं, बहुत रिसर्च एरिया में इम्प्रूव हो रही है लैब्स। जैसे कि अभी एक क्लीन रूम बनने का प्लान हो रहा है किसी आईआईटी में, वहाँ पे एकदम इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च होएगी, वहाँ पे प्लान है अभी तो। और अभी ये मतलब धीरे धीरे कैचअप हो रहा है। अभी तक में आप लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें जान ली, इनकी आईआईटी के पहले की जर्नी और अभी जो आईआईटी में है उसकी जर्नी, कॉलेजेस कैसे हैं, सबके बारे में। तो अब देखो बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस वीडियोस को देख रहे हैं, जो कि वो आईआईटीज़ में जाना चाहते हैं जहाँ पर अभी आप, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, प्लीज़ वो बताओ। सो आई वुड से कि अभी जब तक लाइक 11th-12th में नहीं आ रहे हो तब तक तो पढ़ाई जैसी चल रही है वैसे करते रहो। जो लाइक करवा रहे हैं टीचर्स उसको तो करो ही करो, उसको बिल्कुल मत छोड़ो। बट इस टाइम पे लाइक 5 to 10th वाले टाइम पे अपनी हॉबीज को बिल्कुल मत छोड़ना, कुछ ना कुछ जरूर करते रहना साथ में, क्योंकि 11th-12th में तुमको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। 11th-12th में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, उस टाइम पे कुछ और नहीं करना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके पहले और चीज़ें करो, बिल्कुल करो, गिटार सीखो, सिंगिंग सीखो, आर्ट, डांस, सब कुछ करो, क्योंकि 11th-12th के बाद टाइम नहीं मिलेगा। कॉलेज में जाकर तुमको डायरेक्टली क्लब्स के अंदर जाना होगा, तो उसके लिए तुम्हारी जो ऑलरेडी स्किल्स हैं वो काम आएंगी। सो आई वुड से कि अभी पढ़ाई करो, स्किल्स भी इन सब चीज़ों पे भी काम करो, एकदम ओवरऑल डेवलपमेंट करो, जैसे हॉबीज करना है करो 11th-12th में, लेकिन सिर्फ पढ़ाई करनी है। वन ऑफ द मेजर फैक्टर रहेगा कंसिस्टेंसी का पढ़ाई में, कि लाइक बहुत बार ऐसा होगा जब 11th-12th में कि कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाएगा, ऐसा मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, बहुत बार बहुत रैंक बेकार आ जाएगी मॉक टेस्ट वगैरह में, तो बहुत बेकार लगेगा कि शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन द थिंग इज कि मार्क्स नहीं आ रहे, कॉन्फिडेंस कम हो गया, कोई बात नहीं, फिर भी करो, करते रहो बस। जब करते रहोगे ना तो धीरे धीरे वो एकदम से रिजल्ट भरेगा और फिर एकदम से स्पाइक होएगा एंड के टाइम पे, जब तुम ऐसे लाइक मॉक टेस्ट क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम ऐसे हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट दे रहे होते हो ना, तुम्हारे मार्क्स तुम्हें पता चल रहा होता है, तुम्हें उसका एनालिसिस करोगे, तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, मार्क्स कम आ रहे हैं, कोई बात नहीं, करते रहो, धीरे धीरे मार्क्स बढ़ते जाएंगे, कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंसी सबसे मेजर लाइक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है आई वुड से। देखो जो लोग अभी 9th-10th में, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी इंजॉय करो लाइफ में, साथ में थोड़ी सी पढ़ाई कर लो, क्योंकि वो आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आ जाएगी एकदम से। एंड अभी यही अपनी हॉबीज़ फॉलो करो, कुछ हॉबी नहीं है तो कुछ बनाओ, ढूंढो कोई हॉबी, क्योंकि जब तुम आईआईटीज़ में जाओगे ना 11th-12th के बाद, तब तुम्हारे एकेडमिक्स सबकी इक्वल लेवल पे ऑलमोस्ट, पर जो तुम्हें डिफरेंशिएट करेगा वो तुम्हारी हॉबी होगी, तुम्हारी मे बी एथलेटिक स्किल्स होंगी, मे बी तुम्हारी कोई दूसरी कल्चरल हॉबी होगी, या फिर कोई नॉलेज किसी दूसरी एरिया में होगी, क्विज़ेस में जा सकते हो, या फिर तुम किसी टेक्नोलॉजिकल फील्ड में जा सकते हो। ऐसे ही है। और अगर तुम्हें 11th-12th में ऐसे थोड़ा सा लो फील हो रहा है, मेरा तो ये था कि जब मुझे ऐसा कभी बहुत बुरा फील होता था कि यार अब मार्क्स कम है पेपर में, कैसे मैनेज करूंगा, बैकलॉग्स हो गए, मेरा ये था कि मैं किसी से बात करता था, मैं किसी दोस्तों से बात कर लेता था अपने, तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड मिल जाता है जब तुम्हें अपने सामने आसपास, तो उससे एक पुश मिल जाता है, तुम्हें लाइक तुम गिव अप नहीं करते। एंड इसके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज तुम्हारे फ्रेंड सर्कल अच्छा हो, एंड इस फ्रेंड सर्कल अच्छा बनने का टाइम 9th-10th है, वो 11th-12th नहीं। 11th-12th में जो भी नए लोग मिलेंगे बहुत रेयरली वो लोग अच्छे होंगे। I would seriously agree with this. 11th-12th में तुम्हारा peer group बहुत अच्छा होना चाहिए। Like I would say कि सार्थक जो था 11th-12th में हम लोग बहुत like best friends थे, हम लोग बहुत साथ में बहुत पढ़े हैं। So yeah,
बेकार लगता था तो हम दोस्तों से बात करते थे, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते थे पढ़ाई के लिए, हेल्प भी करते ही थे. सो या दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. सो इसके साथ में इस वीडियो को एंड करेंगे. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही और भी वीडियोस आने वाले हैं तो उसके लिए स्टे ट्यून. एंड कमेंट करके जरूर बताना इस कॉन्वर्सेशन का सबसे अच्छा पार्ट आपको कौन सा लगा. ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड अगली वीडियो में मिलते हैं. बाय.